कौन कौन आगे? निर्मला चौधरी, चित्रांशा परमार, सीमा चौधरी, भावना चलसी, कांता जाट, रेखा चौधरी, गुंजन कुमारी, प्रीति जांगीर, अंशु शर्मा, पायल राजे, वही मोनिका, प्रियंका। निकिता शर्मा, आज अपन बात करते हैं जैविक पारस्परिक क्रिया, मतलब बायोटिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे। मतलब पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवधारी साथ साथ रहते हैं। एक मिनट, ममता शर्मा आई है, इनको एडमिट कर देते हैं। ममता शर्मा। तो जैविक पारस्परिक क्रिया की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवधारी साथ साथ रहते हैं। कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से अस्तित्व प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं प्राणी एक साथ रहते हैं एवं इस साथ रहने में निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ये समस्त सजीव न केवल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बल्कि एक साथ संयुक्त रूप से पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं तथा बदले में पर्यावरण अर्थात आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार सजीवों के एक दूसरे पर एवं समन्वित रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है, जैविक कारक कहा जाता है। तो बायोटिक फैक्टर्स किसे कहते हैं? सजीवों के एक दूसरे पर एवं समन्वित रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जैविक कारक कहते हैं। सजीवों में संचालित होने वाली अनेक जैविक क्रियाओं जैसे पोषण, वृद्धि, परागण, प्रजनन एवं फलों तथा बीजों का डिस्पर्सल, प्रकीर्णन इत्यादि के लिए इन जीवधारियों को एक दूसरे पर एवं आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करना पड़ता है। एक बार चंदा शर्मा और पूजा कुमावत को एडमिट कर देते हैं। चंदा शर्मा, चंदा शर्मा ये आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा चंदा, गुड मॉर्निंग। पूजा कुमावत, प्रिया सुमन चौधरी, प्रिया और सुमन चौधरी। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं सजीवों में संचालित होने वाली अनेक जैविक क्रियाओं जैसे पोषण, वृद्धि, परागण, प्रजनन व फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन इत्यादि के लिए इन जीवधारियों को एक दूसरे पर एवं आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन आवश्यक कार्यों को संपादित करते समय विभिन्न जीवों के बीच लगातार अंतर क्रिया या पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शंस होती रहती हैं। सजीवों के बीच मौजूद ये आपसी संबंध एक दूसरे के लिए लाभदायक, हानिकारक या एक के लिए लाभदायक
एवं दूसरे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक मिनट, अंजलि सोनी और आई हैं, अंजलि सोनी, अंजलि सोनी इंदिरा चौधरी, अंजलि सोनी इंदिरा, ठीक है बेटा। तो क्लीमेंट्स, विभिन्न पारस्परिक संबंधों को क्लीमेंट्स, CLEMENTS, क्लीमेंट्स एंड शेलफोर्ड के अनुसार क्रिया, एक्शन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन तथा अनोन्य क्रिया या पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन कहा जाता है। सजीव आवास के पॉपुलेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को क्रिया, समष्टियों का आवास पर प्रभाव प्रतिक्रिया एवं पॉपुलेशन के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को अंतरक्रिया कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। तो हैस्केल, HASKEL या हास्केल एवं वर्क होल्डर, BURKHOLDER, वर्क होल्डर के अनुसार दो सजीव प्रजातियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को 9 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है न्यूट्रलिज्म, मतलब पारस्परिक क्रिया प्रकार कौन सी है? इंटरेक्शन टाइप न्यूट्रलिज्म, मतलब इसका इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? दोनों समष्टियां, दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, तो ये न्यूट्रलिज्म कहलाता है। दूसरा है स्पर्धा, कंपटीशन और डायरेक्ट इंटरेक्शन, तो स्पर्धा में दोनों समष्टियां, पॉपुलेशन एक दूसरे की वृद्धि को रोकती है। तीसरा है कंपटीशन मींस रिसोर्स यूज टाइप, स्पर्धा संसाधन उपयोग सापेक्ष, जब दोनों पॉपुलेशन के लिए आवश्यक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हो तो अप्रत्यक्ष रूप से दोनों समष्टियां एक दूसरे की वृद्धि को कम करती हैं। इसे कंपटीशन रिसोर्स यूज टाइप कहते हैं। एक है अभोजिता, अभोजिता मतलब एमेंसलिज्म, तो एमेंसलिज्म में इसमें एक पॉपुलेशन की वृद्धि रुक जाती है तथा दूसरी पॉपुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे अपन एमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। और एक है कमेंसलिज्म, सहभोजिता, कमेंसलिज्म, इसमें कमेंसलिज्म में एक समष्टि पॉपुलेशन लाभान्वित होती है लेकिन दूसरी पॉपुलेशन अप्रभावित रहती है, इससे किसी प्रकार की लाभ या हानि नहीं होती। तो नेक्स्ट है पैरेसिटिज्म, पैरेसिटिज्म, पैरेसिटिज्म मतलब परजीविता, तो परजीविता में एक पॉपुलेशन परजीवी पैरासाइट एवं दूसरी समष्टि पॉपुलेशन परपोषी होस्ट होती है। यहाँ परजीवी परपोषी पर पूर्णतया निर्भर करता है, वह इसे हानि पहुंचाकर स्वयं लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है प्रीडेशन, जिसे कि परभक्षिता कहते हैं। क्या है? प्रीडेशन मतलब परभक्षिता। एक मिनट, ममता शर्मा, ममता शर्मा तो आ गई, हाँ ममता शर्मा, ठीक है। प्रीडेशन परभक्षिता में एक समष्टि परभक्षी प्रेडेटर एक दूसरी समष्टि प्रे होती है, भक्ष्य होती है। परभक्षी प्रेडेटर भक्ष्य से मतलब प्रे से बड़ा होता है, वह इसे हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है प्रोटो कोऑपरेशन, जिसे आप बोलते हैं प्राक सहयोगिता, तो दोनों समष्टियों के लिए पारस्परिक क्रिया लाभदायक होती जरूर है लेकिन ये भागीदार सजीवों के लिए जरूरी नहीं है।
अब आता है म्यूचुअलिज्म, मतलब सह उपकारिता। सह उपकारिता यह पारस्परिक क्रिया दोनों पॉपुलेशन समष्टियों के लिए अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक होती है। अब आपके कोर्स में जो है ये हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस। तो ये फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आपके सिलेबस में दे रखा है कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पॉजिटिव इंटरेक्शंस की, धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं। तो दो पॉपुलेशन के बीच इस प्रकार के आवासीय संबंधों में एक या दोनों लाभान्वित होती हैं। इन पारस्परिक क्रियाओं को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। मतलब धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं हैं। पहला है सहभोजिता, जिसको कि कमेंसलिज्म कहते हैं। दूसरा है सह उपकारिता, म्यूचुअलिज्म। तीसरा है प्राक सहयोगिता, प्रोटो कोऑपरेशन। तो अब मैं बात कर रही हूँ पहले पॉइंट की, कमेंसलिज्म, सहभोजिता। जब दो सजीव प्रजातियों के सदस्य साथ हो एवं एक जीवधारी को लाभ होता हो लेकिन दूसरे को लाभ या हानि कुछ भी नहीं हो, तो इस पारस्परिक क्रिया को सहभोजिता, कमेंसलिज्म कहते हैं। मतलब सुनना बेटा, जब दो सजीव प्रजातियों के सदस्य साथ हो एवं एक जीवधारी को लाभ होता हो लेकिन दूसरे को लाभ या हानि कुछ भी नहीं हो, तो इस पारस्परिक क्रिया को कमेंसलिज्म, सहभोजिता कहते हैं। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में, मतलब कमेंसलिज्म में, किसी को भी हानि नहीं होती। सहभोजिता के निम्न प्रकार हैं। मतलब कमेंसलिज्म इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला है लाइनाज। लाइनाज जिसको कि आप कठलताएं कहते हैं। तो लाइनाज क्या होती है? ये काष्ठीय संवहनी पौधे होते हैं। लाइनाज आर वुडी वेस्क्यूलर प्लांट्स। इनको वुडी क्लाइंबर्स, काष्ठीय आरोही भी कहा जाता है। ये आरोही पौधे मृदा में जड़ों की सहायता से स्थिर रहते हैं तथा वृक्षों, झाड़ियों के सहारे लिपटकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं अथवा किसी सहारे के द्वारा सीधे खड़े रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा एवं बोहीनिया, BAUHINIA, बोहीनिया की कुछ प्रजातियां। वैसे तो कठलताएं, लाइनाज स्वपोषी पादप होते हैं। मतलब लाइनाज आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, लेकिन अधिक प्रकाश एवं वायु की मात्रा प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर लाइनाज वृद्धि करते हैं। घने जंगलों में नीचे के स्तरों पर वृक्षों की छाया के कारण अधिक प्रकाश की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए कठलताएं वृक्षों के तनों पर लिपट कर ऊंचाई की ओर वृद्धि करती हैं। ये पौधे जिन वृक्षों की सहायता से ऊंचाई की ओर वृद्धि करते हैं, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। इनमें पत्तियां, शाखाएं व पुष्प ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा है अधिपादप, मीन्स एपीफाइट्स। तो ये विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो प्रकाश, वायु
एवं हवा की नमी को प्राप्त करने के लिए अन्य पौधों की शाखाओं, तनों या अन्य पादप भागों पर उगते हैं एवं जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये स्वपोषी पौधे होते हैं, मतलब एपिफाइट्स आर आल्सो द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, and because of their autotrophic nature, these epiphytes they can synthesize their own food. चूंकि ये अधिपादप स्वपोषी पौधे होते हैं, अतः ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कठिनताओं के विपरीत अधिपादपों का भूमि से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इनकी जड़ें भूमि में स्थिर नहीं होती हैं। अधिपादप पौधे मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थात नम जलवायु में पाए जाते हैं। मतलब these epiphytes are found to be grown in the tropical rain forest. ये ऑर्किडेसी, ये कुल फैमिली ऑर्किडेसी एरेसी, फैमिली एस्क्लेपियाडेसी एवं ब्रोमीलिएडेसी के सदस्य होते हैं। पोथोस, POTHOS, पोथोस जैसे कि पोथोस, फाइकस रेमेंटोसा, डिस्चिडिया, DISCHIDIA, डिस्चिडिया एवं वांडा एपीफाइट्स के उदाहरण हैं। तो अधिपादपीय प्रजातियां जल की उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में काफी मितव्ययी होते हैं। कुछ अधिपादप सदस्यों जैसे पोथोस एवं फिलोडेंड्रॉन आदि में वृक्ष के तने पर अपने आप को स्थिर रखने के लिए विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जिनको आरोही मूल या क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग मूल कहते हैं। ये विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं। ये विशेष प्रकार की जड़ें वह केवल पौधों को सारे से चिपकाकर स्थिरता प्रदान करती हैं। ये सारे वाले वृक्ष की छाल की सतह से अधिकतम जल की मात्रा का अवशोषण भी करती हैं। कुछ अन्य अधिपादप पौधे, कुछ अन्य एपिफिटिक प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड्स में लटकती हुई वायवीय जड़ें पाई जाती हैं। मतलब इन ऑर्किड्स हैंगिंग एरियल रूट्स आर फाउंड इन वायवीय जड़ों में सफेद रंग की चमकीली आवरण जैसी स्पंजी ऊतक परत पाई जाती है। इस ऊतक को वेलामेन कहते हैं। यह वेलामेन ऊतक स्पंज की भांति वायु की नमी, वर्षा एवं ओस इत्यादि के जल को अवशोषित कर पौधों को जल की आपूर्ति करती है। इस प्रकार की जड़ों को हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं। कुछ अधिपादपों में विशेष प्रकार के हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स, आर्द्रताग्राही रोम पाए जाते हैं। ये भी वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अधिपादप प्रजातियां जिस पादप शरीर पर पाई जाती हैं, उसे किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होता है। तो अपन आज क्या पढ़ रहे हैं? इंटरेक्शंस ऑफ द बायोटिक प्लांट्स। हाँ बेटा,
अपन आज पढ़े, अब बात इसी की बात कर रहे हैं, अधिपादप। कुछ अधिपादपीय प्रजातियों में विशेष प्रकार के अर्थात कठलताओं और अधिपादपों के बीच के या अधिपादप एवं प्रजातियों या अधि या अधिपादप या परजीवियों, प्रजातियों नहीं परजीवियों के बीच के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक फर्ण प्रजाति नेफ्रोलेपिस पहले तो भूमि में उगती है तथा इसकी जड़ें मृदा में रहती है, लेकिन जैसे जैसे इसके भूमिगत प्रकंद की वृद्धि होती है तो इसका पौधा मिट्टी से पूरी तरह अलग होकर अधिपादपी अधिपादप प्रवृत्ति ग्रहण कर लेता है। फिर से रिपीट करती हूँ, एक फर्ण प्रजाति नेफ्रोलेपिस पहले तो भूमि में उगती है तथा इसकी जड़ें मृदा में रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके भूमिगत प्रकंद की वृद्धि होती है तो इसका पौधा मिट्टी से पूरी तरह अलग होकर अधिपादप प्रवृत्ति ग्रहण कर लेता है। अब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म, सहो सहोपकारिता, सह उपकारिता। म्यूचुअलिज्म इस प्रकार के मतलब म्यूचुअलिज्म इस प्रकार के धनात्मक संबंध दो भिन्न प्रकार के सजीवों में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सजीव लाभान्वित होते हैं। लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों के जीवित रहने के लिए स्थायी रूप से एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना आवश्यक होता है। म्यूचुअलिज्म को अविकल्पी सहजीविता ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। इस प्रकार के संबंध दो पौधों या दो प्राणियों या पौधों एवं प्राणियों के बीच पाए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, पहला है पॉल्यूशन बाय एनिमल्स, प्राणियों द्वारा पॉल्यूशन नहीं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, पॉलिनेशन माने परागण, प्राणियों द्वारा परागण पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो अनेक पौधों में संपन्न होने वाली पॉलिनेशन क्रिया में कुछ प्राणियों व कीटों जैसे मधुमक्खियों, तितलियों एवं शलभ, मौत तथा कुछ पक्षियों की विशेष भूमिका रहती है। ये मकरंद नेक्टर प्राप्त करने के लिए पुष्प पर जाते हैं तथा इसके बदले में पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करके क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण क्रिया को संभव बनाते हैं। यह भी देखा गया है कि परागण क्रिया पॉलिनेशन में विशेष प्रजाति के पौधों के लिए निश्चित कीट या जंतु प्रजाति ही कार्यशील होती है, जैसे कि एक विशेष प्रकार का मौत या पतंगा प्रोनूबा, पतंगे का क्या नाम है, प्रोनूबा, PRONUBA, प्रोनूबा, युक्का सेला, युक्का नामक YUCCA, युक्का नामक एक बीजपत्री पादप में परागण के लिए उत्तरदायी होता है। इस पौधे के पुष्प निलंबी पेंडुलस अवस्था में पाए जाते हैं तथा केवल रात्रि के समान ही खिलते हैं। इन पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर ये कीट उन पर पहुंच जाते हैं एवं पुष्पों से पराग कणों को एकत्र करके
अपनी लार के द्वारा उनको एक गेंद जैसी आकृति में परिवर्तित कर देते हैं। यह मौत जब अन्य पुष्प पर जाते हैं तो यहाँ वर्तिकाग्र के ऊपर पराग कणों को पराग कणों की गेंद को डाल देते हैं, लेकिन इससे पहले ये अपने ओविपोजिटर अंड निक्षेपक के द्वारा अर्ध विकसित फल को छेद कर इसके बीजांड में अपने अंडे रख देते हैं। ये अंडे लार्वा को जन्म देते हैं तथा इसके साथ ही परागण के पश्चात पुष्प का निषेचन हो जाता है। इस प्रकार युक्का के पुष्प में शलभ, मौत के लार्वा एवं अंडाशय में बीज का विकास, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकसित होते हुए लार्वा युक्का के बीजों को अपने भोजन के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये सभी बीजों को नहीं खाते, बल्कि अनेक बीज सुरक्षित रह जाते हैं। कुछ लार्वा फल भित्ति में छेद करके बाहर जमीन पर गिर जाते हैं एवं कोया केकून के रूप में बसंत तथा शरद ऋतु में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब डोरमेंट रहते हैं। इसके बाद युक्का में पुष्प निर्माण के समय पुनः कोया केकून से शलभ में रूपांतरित होकर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार युक्का एवं शलभ मौत दोनों एक दूसरे को जीवन चक्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प अपने अनेक रंगों, सुगंध एवं मकरंद नेक्टर के माध्यम से कीटों को परागण क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं। अनेक कुलों जैसे कि रेनन कुलेसी, रूटेसी, रोजेसी, एस्क्लेपिएडेसी, एपिएसी एवं एस्ट्रेसी के पुष्पों में कीट परागण की क्रिया होती है। यहाँ विशेष प्रकार के पुष्पों के लिए निश्चित प्राणी या कीट ही परागण का कार्य करते हैं, जैसे कि रैफ्लेसिया में मांस भक्षी मक्खी द्वारा अंजीर में ब्लास्टोफागा अंजीर में एक मैं अपडेट कर रही हूँ अंजीर में ब्लास्टोफागा वंश के कीटों द्वारा काइजेलिया में चमगादड़ द्वारा परागण संपन्न होता है। आप करेंगे डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स।